मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और मैं डॉक्टर संजय शर्मा एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, हमारे जो लास्ट के वीडियो चल रहे थे उसमें हमने आपको अध्याय 3 जनसंख्या घनत्व वितरण और वृद्धि से संबंधित जो है उसमें हमने आपको जनसंख्या के बारे में बताया। जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या को एक संसाधन क्यों माना जाता है। साथ साथ में हमने आपको बताया था जनसंख्या वितरण का मतलब क्या होता है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या वितरण और घनत्व में क्या अंतर होता है। और उसके बाद में हमने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे, विश्व के संदर्भ में जनसंख्या वितरण की दशाओं के एग्जाम्पल भी दिए थे। और उसके बाद हमने जो हमारा एक वीडियो आया था जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में, वो भी उसमें शामिल था। आज का जो हमारा वीडियो बच्चों जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जिनकी हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी उनका डिटेल से अध्ययन है, उनकी डिटेल से चर्चा करने वाले। आज की वीडियो में जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करने वाले जो 4 मेन कारक आपके सामने थे, प्रादेशिक या प्राकृतिक कारक थे, विश्वव्यापी कारक थे, सामयिक कारक थे और सांस्कृतिक कारक। इन 4 कारकों के द्वारा किसी भी क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित किया जाता है। और इसी कारण पूरे वैश्विक पटल पर जनसंख्या घनत्व और वितरण समान नहीं मिलते, अपितु प्रादेशिक आधार पर क्या पाए जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो इन्हीं बिंदुओं से संबंधित। तो सबसे पहले हम चलते हैं बच्चों प्रादेशिक या प्राकृतिक कारकों के ऊपर कि ऐसे कौन कौन से प्रादेशिक या प्राकृतिक कारक हैं, प्रादेशिक या प्राकृतिक कारक जो जनसंख्या घनत्व और वितरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले ऐसे प्रादेशिक या प्राकृतिक कारकों के अंदर बच्चों सबसे पहला जो कारक आता है वो आता है भूमि की बनावट। भूमि की बनावट, भूमि कैसी है उसकी बनावट को शामिल किया जाता है। देखिए, आप एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि मनुष्य वहां रहना चाहता है जहां अनुकूल दशाएं होती हैं। जहां प्रतिकूल दशाएं होती वहां पे मनुष्य रहना नहीं चाहता, क्योंकि प्रतिकूल दशा हो सकता है कहीं कहीं रह रहा हो, लेकिन आपसे कोई पूछ रहे आप कहाँ रहने जाओगे, ऐसी जगह जहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल रही वहाँ पर, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर आपको बहुत कम सुविधाएं मिल रही। सीधी सी बात है, आपका आंसर है सर हम मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो यही कहेंगे सर हम तो वहाँ रहना चाहेंगे जहाँ हमें मैक्सिमम फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, ज़्यादातर सुविधाएँ प्राप्त हो रही है। तो ऐसी एक सुविधा भूमि की बनावट, धरातल की स्थिति, भूमि कैसी है, भूमि की बनावट कैसी है, ऊबड़ खाबड़, ऊपर नीचे, कहीं पे पठार मिलते हैं, कहीं पे पर्वत मिलते हैं, कहीं पे मैदान मिलते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, भूमि की जो बनावट होती है बच्चों, वो किसमें शामिल की जाती है, इसमें शामिल की। अब जहाँ भूमि की बनावट समतल मैदानी भाग के रूप में होगी वहाँ ज़्यादा लोग रहना चाहेंगे, तो वहाँ पे जनसंख्या वितरण भी ज़्यादा मिलेगा और जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा मिलेगा। जहाँ पर पर्वत होंगे वहाँ जनसंख्या कम मिलेगी, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ भाग होता है, ढाल वाला भाग होता है, खेती नहीं हो सकती, कृषि नहीं हो सकती, जुताई वगैरह नहीं हो सकती, तो वहाँ पे लोग कम रहना चाहें, क्योंकि न तो ढंग से मकान बन सकते हैं, न पीने के लिए पानी का एकत्रण हो सकता है, न वहाँ पे ढंग से कृषि की जा सकती है। तो ऐसे प्रतिकूल क्षेत्रों में लोग कम रहना चाहते हैं। ये पहला पॉइंट था किसके रूप में था, भूमि की बनावट। दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, जल की उपलब्धता, कि मनुष्य कहाँ रहना चाहेगा, जल की उपलब्धता। तो देखिए, जिन क्षेत्रों में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा वहां लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं, और जहां पर पानी की उपलब्धता नहीं होगी वहां लोग रहना ही नहीं चाहते। ऐसा है ना, नहीं ऐसा है निश्चित रूप से। भाई यदि मान लीजिए पानी ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे रह सकते हैं, खाने के लिए अन्न कहाँ से आएंगे, पीने के लिए पानी कहाँ से आएगा, घर में जो पानी की आवश्यकता वो पूरी कैसे होगी। तो जल के बिना तो सब कुछ समाप्त। एक दोहा भी कहा गया हिंदी में, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून।
तो बिना पानी के न तो मोती है, न मानव है, न चूर्ण, कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता होती है वहाँ ज़्यादा लोग बसना चाहते हैं, और जहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं होती है, कठिन होती है, वहाँ पर बहुत कम लोग बसना चाहते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं बच्चों, मिट्टियों के ऊपर। मृदा की स्थिति कैसी? मिट्टी देखिए, किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में मृदा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जिस क्षेत्र में जितनी अधिक उपजाऊ मृदा मिलेगी वहाँ खेती के लिए ज़्यादा अच्छी दशाएं देखने को मिलेंगी। उपजाऊ मृदा में अच्छे खाद्यान्न उत्पन्न हो, अच्छी फसलें उत्पन्न हो सकती हैं। तो जहाँ पर उपजाऊ मृदाएं पाई जाती हैं, विशेष रूप से हम देखें कांप मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी के जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, ज़्यादा जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्र हैं। अब जैसे हम भारत की चर्चा करें तो कौन सा? गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। चीन में जाएंगे तो कौन सा आ गया? शिक्यांग और हांगू का मैदान हो गया। इधर हम जैसे कि इराक में चले जाएं तो दजला और फरात का मैदान हो गया। इसके अलावा नील नदी वाला मैदानी भाग उसमें। तो जहाँ कांप और जलोढ़ मिट्टी मिलेगी तो सीधी सी बात है कैसे? उपजाऊ मृदा है, और उपजाऊ मृदा में खेती क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, जनसंख्या का वितरण ज़्यादा मिलता है। तो जब जनसंख्या का वितरण ही ज़्यादा मिलेगा तो घनत्व तो स्वाभाविक रूप से क्या मिलने वाला है? ज़्यादा मिलने वाला है। और जिन क्षेत्रों की मृदाएं अनुपजाऊ होती, खराब होती, जहाँ फसलों का उत्पादन ज़्यादा संभव नहीं होता, उनकी उर्वरा शक्ति कमजोर होती, वहाँ पर जनसंख्या रहना ही नहीं चाहिए। अब भाई मैं आपसे ये कहूँ कि आपको राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में रहना है, मिट्टी तो उपजाऊ है लेकिन पानी नहीं है। और मान लीजिए पानी होता लेकिन मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, पीट मिट्टी होती, दलदली मिट्टी होती, नमकीन मिट्टी होती, क्षारीय मिट्टी होती, मरुस्थलीय मिट्टी, ये सारी ऐसी मृदाएं होती हैं जिनमें उपजाऊपन का स्तर कम होता है, न्यून होता है। तो ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा फसलों का उत्पादन नहीं किया जा सकता, भरण पोषण के लायक फसलें उत्पादित नहीं हो सकती। इसी कारण ऐसे क्षेत्रों में लोग जाकर बसना ही नहीं चाहते। आगे चलते हैं बच्चों वनस्पति के ऊपर। किसी क्षेत्र में जो पेड़ पौधों की स्थिति मिलती है वो भी जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करता है। जिन क्षेत्रों में सघन वन पाए जाते हैं, बहुत सघन वन पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में न तो ढंग से मकान बनाए जा सकते हैं, न वहाँ पे खेती की जा सकती है, आने जाने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो सघन वनाच्छादित जो क्षेत्र, वहाँ पे लोग रहना नहीं चाहते। भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वर्ष भर वर्षा प्राप्त करता है और इसी कारण सघन वनस्पति पाए, भूमध्य रेखीय वन बोलते, सदाबहार वन बोलते। ऐसे सदाबहार वनों के क्षेत्र में लोग रहना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि न तो पर्याप्त मात्रा में क्षेत्र में कृषि हो सकती है, न लोग आराम से आसानी से आ जा पाते हैं, और सघन स्थिति के कारण वहाँ पे मानवीय क्रियाकलाप जो है बच्चों वो कठिनाई से संपन्न होते हैं। और जिन क्षेत्रों में कम वन पाए जाते हैं वहाँ पे आसानी से मनुष्य के खेत भी बन जाते हैं, आने जाने का काम भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति जो होती है वनों की स्थिति, वो जनसंख्या घनत्व और वितरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती। एक और चीज़ है, वनस्पति का ज़्यादा होना भी मानवीय बसाव के दृष्टिकोण से हानिकारक है, लेकिन वनस्पति का बहुत कम होना भी मानव के लिए हानिकारक है। जिन क्षेत्रों में वनस्पति या वनस्पति के जो प्रारूप होते हैं, पेड़ है, पौधे हैं, वृक्ष है, घास और झाड़ी, ये बहुत कम पाई जाती है या न के बराबर पाई जाती है, वहाँ भी मनुष्य नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको पशुपालन के लिए न तो घास मिलेगी, न झाड़ियाँ, भी पशु क्या खाने वाले। तो ऐसी स्थिति भी मानवीय बसाव की जनसंख्या घनत्व और वितरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में शामिल की जाती है। अब उसके बाद में बच्चों हम चर्चा करते हैं एक और जो कारक है हमारा नया कारक, उसकी हम चर्चा करते हैं खनिज। खनिज जो होते हैं वो भी जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाला एक अहम कारक होता है। अब देखिए खनिज के द्वारा जिन क्षेत्रों में खनिजों की ज़्यादा मात्रा मिलेगी, खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाए, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहने वाली, बहुत ज़्यादा मात्रा में निवास करने वाले। क्यों? क्योंकि खनिज जब ज़्यादा होंगे तो इनकम के सोर्स भी तो ज़्यादा होंगे ना, मजदूरी मिलेगी, बाहर से लोग आएंगे, उनकी सुविधाएं प्रदान। तो जिन क्षेत्रों में खनिजों की प्रधानता पाई जाती है वहाँ जनसंख्या घनत्व वितरण ज़्यादा मिलता है, और जहाँ पे खनिजों का अभाव मिलता है या खनिजों का वितरण कम मिलता है वहाँ जनसंख्या बसाव और वितरण दोनों ही क्या पाए जाते हैं? कम पाए। हम एक उदाहरण दें, भारत में छोटा नागपुर का पठार है, खनिजों की प्रधानता वाला क्षेत्र, खूब जनसंख्या निवास करती है। हम उदाहरण दें राजस्थान के अंदर, हम दें कि भाई धौलपुर जिला है, या फिर हम ऐसा कहें कि जैसलमेर जिला है, तो यहाँ खनिजों का बहुत कम मात्रा मिलती है, तो यहाँ जनसंख्या कम मिलती है। तो जिन क्षेत्रों, अब इसमें भी एक कंडीशन है, जहाँ ज़्यादा मूल्यवान खनिज मिलेंगे वहाँ ज़्यादा लोग निवास करेंगे।
जहाँ कम मूल्यवान खनिज मिलेंगे वहाँ पे कम लोग निवास करेंगे। तो खनिजों की जो स्थिति होती है बच्चों, वो भी जनसंख्या घनत्व और वितरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में शामिल की जाती है। अब इसके बाद में हम एक और कारक के ऊपर चलते हैं, शक्ति के संसाधन। शक्ति का संसाधन का मतलब है ऐसे सभी खनिज संसाधन जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वो भी जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए कहीं पे कोयला मिल रहा है, कहीं पे पेट्रोल मिल रहा है, कहीं पे गैस मिल रही है, ऐसे क्षेत्रों में लोग क्या करेंगे, सबसे पहले श्रमिक के रूप में जाएंगे। अब श्रमिक जब वहाँ रहने जाएंगे तो उनके आवास बनाए जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पे इंजीनियर आएंगे, ट्रक चलाने वाले आएंगे, अभियंता वगैरह आएंगे, बार बार उसको खानों को चेक करने वाले लोग आएंगे, खरीदने बेचने वाले। तो ऐसा क्षेत्र धीरे धीरे जनसंख्या वितरण के दृष्टिकोण बढ़ता जाता है, और जनसंख्या दृष्टिकोण में बढ़ेगा तो क्या बनेगा, घनत्व भी बढ़ जाएगा। हमारे राजस्थान के अंदर खेतड़ी का नाम तो आपने सुना ही होगा ना, खेतड़ी। अब खेतड़ी में क्या मिलता है, तांबा। तो तांबे की प्रधानता कारण खेतड़ी जो पहले एक छोटा शहर था, धीरे धीरे पूरे भारत में जाना जाने लगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती गई। तो और राजस्थान के अंदर हम देखें, जैसे आप बाड़मेर वाला भाग है, जोधपुर वाला जो भाग है, यहाँ पे क्या पेट्रोल मिल रहा है, खनिज तेल मिल रहा है, गैस मिल रही है। तो ये सारे क्षेत्र धीरे धीरे जनसंख्या के दृष्टिकोण से आगे बढ़ते जाते हैं, वितरण भी बढ़ता जाता है और घनत्व भी बढ़ता जाता है। ये सारी चर्चा जो थी बच्चों कौन से कारकों की थी, प्राकृतिक या प्रादेशिक कारक। अब हम चर्चा करते हैं विश्वव्यापी कारक। विश्वव्यापी कारक का मतलब है ऐसे कारक जो व्यापक रूप से पाए, पूरे विश्व में पाए जाते हैं, विश्वव्यापी कारक। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनको विश्वव्यापी कारकों के रूप में शामिल किया गया? और ऐसे विश्वव्यापी कारकों में यदि हम देखें तो सबसे पहला जो कारक आता है बच्चों, अवस्थिति आता है। धरातल की, देश की, क्षेत्र की स्थिति कैसी। अवस्थिति का मतलब होता है ग्लोब पर संबंधित क्षेत्र की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति। जिन क्षेत्रों की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति अच्छी होती है वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं। जैसे हम कहें कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अधिकांश दशाएं। लेकिन मान लीजिए ध्रुवीय क्षेत्र हैं, अवस्थिति के दृष्टिकोण से प्रतिकूल क्षेत्र, तो वहाँ लोग रहना ही नहीं चाहते। उसके बाद देखें जलवायु की दशा। देखिए जलवायु जो है मानवीय निवास का सबसे बड़ा कारक होती है, और जिन क्षेत्रों की जलवायु अनुकूल होती है वहाँ ज़्यादा लोग रहना चाहते हैं, जिन क्षेत्रों की जलवायु प्रतिकूल होती है वहाँ कम लोग रहना चाहते हैं। अब हम कहें कि ध्रुवीय जलवायु में रहो, तो ध्रुवीय जलवायु में लोग रहना ही नहीं चाहेंगे। पूरे साल भर बर्फ गिरती है, हिमाच्छादित रहता है, 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात, कौन रहना चाहेगा? एक हम ऐसा कहेंगे भूमध्य रेखीय क्षेत्र तो सारे साल भर भयंकर गर्मी पड़ती है, रोजाना बरसात होती है, पानी भरा रहता है, मच्छर मक्खी, कौन रहना चाहेगा? लेकिन हम कहें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तो न तो ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंड, अच्छी अनुकूल दशा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र अधिक अच्छी दशा। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ अनुकूल जलवायु होती है वहाँ ज़्यादा लोग रहना चाहते हैं, जहाँ प्रतिकूल जलवायु होती है वहाँ लोग कम रहना चाहते हैं। इसके बाद में चलते हैं बच्चों एक और धरातल। धरातल की स्थिति कैसी है? धरातल कैसा है? धरातल कैसा है? तो धरातल उबड़ खाबड़ है, समतल है, तो जो अनुकूल दशा होगी वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे, जो प्रतिकूल दशा होगी वहाँ पे कम लोग रहने वाले। और अंततः चलते समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तट से या समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो भी जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करती है। देखिए जो भाग समुद्र तल के अधिक ऊंचाई पे होते हैं वहाँ धीरे धीरे ठंड बढ़ती जाती है, और ठंड बढ़ेगी तो गर्मियों के दिनों में अच्छी दशा रहेगी। राजस्थान के अंदर माउंट आबू ग्रीष्मकाल के दौरान राजस्थान में भयंकर गर्मी पड़ती है, लेकिन माउंट आबू ठंडा रहता है, इसीलिए पर्यटन के दृष्टिकोण से अच्छा हो गया। माउंट आबू है, भारत में चर्चा करें तो जैसे कि नैनीताल है, मसूरी है, देहरादून है, ऊटी है, ये क्यों जाने जाते हैं? समुद्र तल से ऊंचे ऊंचे होने के कारण जलवायु अच्छी पाई जाती है। अब समुद्र से ऊंचाई कम है, जैसे चेन्नई वाले भाग में चले जाएं, चेन्नई की ओर चले जाएं, तो समुद्र से ऊंचाई कम होगी तो गर्मी पड़ेगी, तो वहाँ हम देखें प्राय कम जनसंख्या की स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि ध्यान रखना चेन्नई भारत का महानगर है, तो जितना धरातल समुद्र तल से अधिक ऊंचाई मिलेगी धीरे धीरे, अब ज़्यादा ही ऊंचाई बढ़ गई, मान लीजिए हिमालय वाला भाग पहुंच गया तो बर्फ जम जाएगी, फिर वहाँ लोग नहीं रहना चाहेंगे। तो ये सारे जो कारक हैं बच्चों किसके रूप में शामिल किए जाते हैं? विश्वव्यापी कारकों के रूप में शामिल किए जाते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो बच्चों यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले जो और कारक हैं उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।